हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंड चैप्टर आप लोगों का पढ़ेंगे क्लास 9 का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो क्या है, सेल है। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सेल, सबसे पहली बात अगर सेल की करते हैं तो हम लोग बात करेंगे सेल की डिस्कवरी की। तो 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले कॉर्क के थिन स्लाइस सेक्शन में इन्होंने अपने द्वारा माइक्रोस्कोप को बना करके उसके में देखा था इन्होंने सेल को। ठीक है। ही ऑब्जर्व एज हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, और उन्हें क्या दिखाई दिया था, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते के समान रचना दिखाई दी थी, जिसका नाम इन्होंने सेलुली रखा था। इसका मतलब है सेल। ठीक है। His discovery indicated for first time that living organism consist of number of small structure of unit। तो इनकी जो सबसे पहले डिस्कवरी इन्हीं के वजह से पता चला था कि जो लिविंग बीइंग होते हैं वो एक स्मॉल संरचना, छोटी संरचना या कह सकते हो इकाई का बना होता है। ठीक है। जो होता क्या है, सेल। ठीक है। और क्या सेल के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की, लेकिन जो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई सेल थी वो सेल डेड थी। ठीक है। मीन्स कि उन्होंने सिर्फ सेल की सेल वॉल देखी थी। फिर 1674 में एंटनी वॉन लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट आए। इन्होंने माइक्रोस्कोप में और सुधार किया और सबसे पहले इन्होंने लिविंग सेल को देखा था। इन्होंने अपने दांतों के मैल को निकाल करके माइक्रोस्कोप में देखा और साथ ही साथ पॉन्ड यानी तालाब के पानी में कुछ प्रोटोजोअन्स को देखे थे जो कि लिविंग सेल्स थी। ओके। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल के अंदर एक और छोटा स्ट्रक्चर देखा जिसका नाम क्या दिया इन्होंने, न्यूक्लियस। ठीक है। 1838 से थे 39 के बीच दो साइंटिस्ट आए, स्लाइडेन एंड स्वान। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है। फिर उसके बाद 1855 में रोडोल्फ वर्चू नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, मीन्स इसका क्या होता है, मीन्स ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जितनी भी सेल होती है वो पहले से मौजूद सेल से ही बनती है। ओके। गैजेट्स की बात करें कि कौन कौन से गैजेट्स होते हैं जो सेल की स्टडी में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहली बात तो सेल बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और इसकी स्टडी हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही कर सकते हैं। ठीक है। माइक्रोस्कोप आर हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज फॉर ऑब्जर्विंग फाइन डिटेल ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। और जो माइक्रोस्कोप होता है उसका रेजोल्यूशन बहुत हाई होता है जिसमें हम छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। टू कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, दो कॉमन तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। ठीक है। कौन कौन से माइक्रोस्कोप होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप होता है जिसकी रेंज 100 से 1500 होती है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जिसकी मैग्नीफिकेशन रेंज कितनी होती है, 1 लाख से 5 लाख, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और छोटी से छोटी चीज़ देख सकते हैं, जैसे बाद में सेल में राइबोसोम की डिस्कवरी हुई, एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई। ठीक है। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, माइक्रोस्कोप की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग शेप एंड साइज़ की सेल की। सेल एंड शेप एंड साइज ऑफ सेल आर वेरी बट ऑल ऑफ दीज आर अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है। यानी कि अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में अलग अलग तरह की सेल पाई जाती है, लेकिन फंक्शन सबके क्या होते हैं,
लगभग सेम होते हैं। और जैसे लीवर की सेल का काम थोड़ा अलग होता है, ठीक है, हार्ट की सेल का काम थोड़ा अलग होता है, किडनी की सेल का काम अलग होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, नहीं तो लगभग सेल जो होती है वो सेम होती है। सम सेल कैन चेंज देयर शेप, अमीबा, कुछ सेल ऐसी होती है जो अपने सेल को शेप को चेंज कर सकती है, जैसे अमीबा अपना शेप चेंज करता है, WBC अपना शेप चेंज करता है। बट प्लांट एंड एनिमल हैव ऑलमोस्ट फिक्स शेप, लेकिन प्लांट और एनिमल्स की बात करें तो इनका शेप जो है वो फिक्स्ड रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल किसकी होती है, PPLO यानी ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, इसकी सेल सबसे छोटी होती है। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच की होती है। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो नर्व सेल होती है। और अ सेल माइक्रोमीटर और माइक्रोन इज 1000 ऑफ मिलीमीटर, ठीक है, सेल के साइज को माइक्रोन में मेजर किया जाता है। सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल क्या है, जीवन का भौतिक आधार है। क्यों, क्योंकि इट परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शन लाइक इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पिरेशन, इरिटेबिलिटी एक्सेट्रा। क्यों बोला गया सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल जो होती है वो हमारी बॉडी के सभी फंक्शन को परफॉर्म करती है, चाहे डाइजेशन हो फूड मटेरियल का, या एक्सक्रीशन हो, या मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, रिस्पिरेशन हो, कुछ भी हो, ये सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, लेबर मतलब अलग अलग काम के अकॉर्डिंग सेल जो है वो अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। मोस्टली जो है इस सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेल यूजली पजेज अ नंबर ऑफ कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, सेल में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबको क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। ईच सेल ऑर्गेनल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और प्रत्येक सेल जो उससे के सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शन को करते हैं, यानी एक सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके फंक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल, क्या करते हैं, ये बॉडी के वेस्ट मटेरियल को सॉफ्ट करते हैं, साफ़ करते हैं। इसी तरह से प्रोटीन सिंथेसिस में भी मेन रोल प्ले करते हैं, और लिपिड सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। सेल की बात की जाए तो सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि इसी के ऊपर हमारा जो लाइफ है वो डिपेंड है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी वजह से स्ट्रक्चरल यानी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, संरचना बनती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी फंक्शन होते हैं, जितनी भी एक्टिविटी होती है हमारी लाइफ से रिलेटेड, वो सेल में ही होती है। इट इज़ नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज होल बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो किसकी बनी होती है, सेल की ही बनी होती है। इट इज़ नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल फंक्शन रेगुलेट इनसाइड द सेल। और फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी लाइफ से रिलेटेड क्रियाएं होती हैं वो सब कहाँ होती हैं, सेल के अंदर होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। तो सेल दो तरह की होती है, एक तो यूनिसेलुलर होती है और एक मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टिट्यूट बाय अ सिंगल सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक ही सेल के बने होते हैं जिन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एक सेल का बना होता है तो ये यूनिसेलुलर कहलाता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टिट्यूट बाय मैनी सेल, कई सेल के बने होते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन बीइंग है ना, मल्टी सेलुलर है। अमीबा आप जानते ही हो, सीरोपोडिया होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक, एक्टोप्लाज्म, इन सब चीज़ों से मिल करके अमीबा बनता है जो कि सिंगल सेल होता है, और इसी सेल में
लाइफ से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस है, चाहे वो डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिस्पिरेशन हो, ठीक है, वो सारी की सारी प्रोसेस एक सिंगल सेल में होती है। इसी तरह से पैरामीशियम भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें भी सारी लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटी होती है। और नेक्स्ट बात करें तो यूकैरियोटिक सेल की, ह्यूमन सेल की या प्लांट सेल की, तो इनमें भी क्या होता है, लाइफ से रिलेटेड सारी एक्टिविटी होती है, लेकिन ये एक सेल से मिलकर नहीं बने होते, मिलियन ऑफ सेल, बहुत सारी सेल से मिलकर के बने होते हैं एनिमल और प्लांट्स। सेल को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, एक तो प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है कि कह सकते हो अर्ध विकसित, ठीक है, यानी ऐसी सेल जो प्रिमिटिव होती है, उनका जो न्यूक्लियस होता है, कैरियोट मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, उनका न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर नॉट प्रेजेंट, यानी कि न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू अलग नहीं होता। सिंपल इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल होता है। इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कितने होते हैं, बस एक ही क्रोमोसोम होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। और साइज़ ऑफ सेल इज़ जनरली स्मॉल, और साइज़ कितना होता है सेल का, बहुत ही छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक की स्पेलिंग इसमें गलत दी है, EU होगा, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये भी दो वर्ड से बना है, यू प्लस कैरियोटिक, ठीक है। यू मीन्स क्या होता है, यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियोटिक वर्ड कैरियन से बना है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू घिरा हुआ होता है। कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इट कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट, है ना। दे आर जनरली लार्ज, और ये कैसे होते हैं, जनरली लार्ज होते हैं, 5 से 100 माइक्रोमीटर के होते हैं। यहाँ पर देखिए बैक्टीरियल सेल है जो कि कैसी है, यूकैरियोटिक है, बीच में इसके दिख रहा होगा, है ना, ये क्या है, DNA है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू घिरा नहीं होता है, ओके। तो प्रोकैरियोट में अभी हमने बताया कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और जेनेटिक मटेरियल तो पाया ही जाता है DNA के फॉर्म में, ठीक है। लार्ज DNA मॉलिक्यूल होता है, कॉम्पैक्ट होता है DNA, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, जिसको न्यूक्लियोइड रीजन में पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोइड रीजन इज़ प्रोटेक्टेड, न्यूक्लियोइड रीजन क्या होता है, प्रोटेक्टेड रीजन होता है, जो सेल वॉल से प्रोटेक्ट होता है, ओके। और इसमें देखिए एक फ्लैजुलम दिख रहा है ना, ये लंबा सा, यहाँ पर ये फ्लैजुलम, इसके थ्रू ये जो सेल होती है, या कह सकते हो बैक्टीरिया होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, ठीक है। डिफरेंट की बात करें तो प्रोकैरियोटिक का साइज़ 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, यूकैरियोटिक का साइज़ कितना होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। और प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड होता है, जबकि यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस जो होता है वो एनवेलप से ढका हुआ होता है, है ना। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो DNA कैसा होता है, मॉलिक्यूल होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, जबकि इसमें DNA न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम तो पाया ही जाता है, गोल्जी बॉडी वगैरह सब पाए जाते हैं। और वैक्यूल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक में वैक्यूल पाया जाता है। माइटोसिस नहीं होती प्रोकैरियोटिक में, जबकि माइटोसिस यूकैरियोटिक में होती है। आगे बताया जाएगा क्या होता है माइटोसिस, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, जबकि यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स और फंजाई, ठीक है।